हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी देखिए, इस लेक्चर से पहले हमने निबिड़ संकुलन पढ़ा था और निबिड़ संकुलन में जब हमने बताया था लास्ट में कि जो क्रिस्टल होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पाया जाता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है। और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जब हम रिक्तियों की बात करते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक तो बनी थी चतुष्फलकीय रिक्तियां, एक बनी थी अष्टफलकीय रिक्तियां। 2 प्रकार की रिक्तियां बनी थी। रिक्तियों का मतलब यह है, चाहे हम कितने भी तरीके से अवयवी कणों को व्यवस्थित करें, उनके बीच में रिक्तियां रह जाती हैं। कुल उपलब्ध स्थान का आयतन का कुछ भाग रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी क्रिस्टल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों अर्थात गोलों के द्वारा धारित किया जाता है, घेरा जाता है, उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाती है। समझिए, किसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा धारित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, उनको माना है हमने गोले। ठीक है, और गोले समान आकार के होते हैं। जब हम गोलों को व्यवस्थित करते हैं, क्रिस्टल में निबिड़ संकुलित करते हैं, तो गोलों के बीच में रिक्तियां रह जाती हैं। कौन कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। उनके बीच में कुल स्थान खाली रह जाता है। किसी भी तरीके से अवयवी कणों को व्यवस्थित कर लो, रिक्ति उनके बीच में रहती है, 100% रिक्ति रहती है। गोले उस क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन को नहीं घेर सकते, उनमें कुछ ना कुछ रिक्ति रह जाती है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या हुई? किसी क्रिस्टल का गोलों के द्वारा धारित वह मैक्सिमम प्रतिशत आयतन उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। और 100% किसी भी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? गोलों के बीच में थोड़ी बहुत रिक्तियां रह ही जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। कोई क्रिस्टल तंत्र है, संपूर्ण क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे हम घर पे चावल बनाते हैं, कुकर में या फिर कढ़ाई में या किसी भी पात्र में चावल बनाते हैं, तो चावल सभी एक आकार के होते हैं लगभग। सबका टेम्परेचर एक ही रहेगा। जब एक ही पात्र में है, पानी में डले हुए हैं, तो टेम्परेचर भी एक जैसा रहेगा। तो क्या करते हैं, जो चावल बनाता है, बनाने वाला बनाने वाली, जो क्या करता है, चावल हुए हैं नहीं हुए, पसीजे हैं कि नहीं पसीजे, उसके लिए क्या करता है, उसमें से एक चावल को निकाल के देखता है। एक चावल से ही पता चल जाता है कि ये हुए कि नहीं हुए, खीर बनी है कि नहीं बनी। क्लियर है? उसी प्रकार से क्या होता है, जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो एक ही प्रकार की एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं। कोई भी क्रिस्टल तंत्र हो, एक ही प्रकार की एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं। जैसे सरल एकक कोशिका की पुनरावृत्ति से बना तंत्र क्या कहलाएगा? सरल क्रिस्टल तंत्र। काय केंद्रित एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से बना क्रिस्टल तंत्र क्या होगा? काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। इसी प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है वो एक ही प्रकार की एकक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से बन रहा है। तो यदि एक एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकाल ली जाए तो हमें संपूर्ण क्रिस्टल की संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो संकुलन क्षमता एक एकक कोशिका की होगी, वही संकुलन क्षमता संपूर्ण क्रिस्टल की होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे। डिफरेंट टाइप्स की एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता। तो हमारे पास में इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी का? एकक कोशिकाओं में गोलों की संख्या होती है, आध एकक कोशिका में गोलों की संख्या 1, काय केंद्रित में 2, फलक कोण केंद्रित में 4। ठीक है, तो एक एकक कोशिका में गोलों का कुल आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन गुणा में 100। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? संकुलन क्षमता। क्या फॉर्मूला है?
एक एकक कोष्ठिका में कुल गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, गुणा 100। पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही हम डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो पहली हम निकालते हैं सरल या आध एकक। देखिए यहाँ पर हम घनीय तंत्र ले रहे हैं। कैसा तंत्र ले रहे हैं, घनीय। ध्यान दीजिए 7 क्रिस्टल तंत्र जब लिखा था तो घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं बनाई थी हमने। कौन कौन सी, एक तो आद्य थी, एक का केंद्रित थी और एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका थी। तो पहले हम बात कर रहे हैं घनीय तंत्र को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो घनीय में पहली एकक कोष्ठिका कौन सी ली, सरल या आद्य घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। भाई घनीय क्रिस्टल तंत्र क्या होगा, आध घनीय क्रिस्टल तंत्र जो आध घनीय एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से बनेगा। तो आध एकक कोष्ठिका तो ये हो गई, ध्यान से समझना। इसमें अभी कण केवल और केवल कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है, आध हो गई। और इसमें क्या है, पैरामीटर क्या है इसका, A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो घनीय तो क्रिस्टल घनीय तंत्र तो है ही, और घनीय में भी कौन सा है, कौन सा है, आध। घनीय में भी कौन सा टाइप है इसका, आध टाइप का है। अभी कण केवल और केवल कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर स्थित है। समझ गए। तो पहला एग्जाम्पल लिया हमने घनीय क्रिस्टल, सरल या आध घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता। ये तंत्र क्या होगा, ऐसा क्रिस्टल तंत्र जो आध घनीय एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से बनता है, सरल घनीय क्रिस्टल तंत्र कहलाता है। इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा डायग्राम। ठीक है। अब यहाँ पर सभी गोलों को लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा गफड़ सफड़ हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मात्र 2 गोलों को यहाँ पर शो करेंगे। कितने गोलों को शो करेंगे, मात्र 2 गोलों को। एक तो इस गोले को, इस कॉर्नर पर जो गोला रखा हुआ है उसको, और एक इस कॉर्नर पर जो गोला रखा हुआ है इसको। तो आध एकक कोष्ठिका में गोले केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं और ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा, एक गोला तो ये रहा इसका, और एक गोला इस वाले कोने का ये रहा। अभी यहाँ तक आ रहे हैं, इनको भूल जाइए। ये केवल मैं शो कर रहा हूँ आपको, केवल 2 गोलों को शो करा है, ठीक है। अब हमने क्या मानेंगे, माना एकक कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर A। कितनी है, A है। एक किनारे की लंबाई मतलब ये जो किनारा है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है, A। इसकी भी A, क्योंकि ये क्या है, घनी है, तो सभी की लंबाई कितनी होगी, A। और ये जो गोले हैं, इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, भाई सभी गोले क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या माना, लंबाई A है तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या
स्मॉल आर है। ठीक है, अब इनमें क्या हमें ए और आर में रिलेशनशिप बैठाना है, इसलिए माना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र से, दिए गए चित्र से क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, दूसरे वाले इस वाले कोने के गोले की त्रिज्या आर, और ये संपूर्ण लंबाई कितनी है, एकक कोष्ठका के किनारे की लंबाई कितनी है, ए बराबर क्या हो गया, आर प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। ठीक है, अब देखिए संकुलन क्षमता का सूत्र क्या कह रहा है, एकक कोष्ठका में एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन निकालेंगे अभी, और क्या एकक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका के किनारे की लंबाई ए बराबर क्या है, 2r, तो एकक कोष्ठका का आयतन क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठका का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात 3 बराबर ए कितना है, 2r, तो 2r की घात 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और r की घात 3, 8r क्यूब, एकक कोष्ठका का आयतन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपर वाली टर्म की, एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन, ये कौन सी एकक कोष्ठका है, आद्य, और इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि आद्य एकक कोष्ठका में कुल गोलों की संख्या बराबर 1, तो एक गोले का आयतन क्या होता है, फोर बाई 3 पाई आर क्यूब। गोले ये सूत्र है, गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास गोले कितने, एक, तो एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे एक ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर लगाया चूंकि और यहाँ पर लगाया इसलिए। ठीक है, तो कुल गोलों का आयतन आ गया हमारे पास कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, एकक कोष्ठका का आयतन आ गया कितना, 8r क्यूब, तो सूत्र में मान रखिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन कितना है इसका, 8r क्यूब, और गुणा कितना, 100 का कर देंगे, तो इनके मान रखो, पी बराबर 4 इंटू पाई का मान किसी भी फॉर्मेट में रखें आप, तो 22/7 रख दो, या फिर 3 पॉइंट जो भी 14 वगैरह होता है उसको रख दो, तो मैं लिख देता हूँ 22/7, तो 3 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया, आर क्यूब इधर क्या है 8, और आर क्यूब गुणा में 100, आर क्यूब से आर क्यूब जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 से 11 बार का भाग देंगे, तो काट पीट गुणा भाग जोड़ घटाव करेंगे, कितना आ जाएगा 52.4%, कितना 52.4। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि आद्य एकक कोष्ठका जो होती है उसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है, अर्थात जो गोले हैं इस एकक कोष्ठका में, जो गोले हैं एकक कोष्ठका के कितने आयतन को घेरते हैं, 52.4% भाग को घेर लेते हैं। और रे कहेगा भाई कितना भाग शेष बच रहा है रिक्ति के रूप में, तो क्या करेंगे 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से इसे घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 47.6 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, वो तो क्या रहेगा इसका रिक्त स्थान, और ये क्या है इसका गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन।
याद रखना, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। आधे एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरी एकक कोष्ठका। इसके बाद में दूसरी कौन सी है? काय केंद्रित एकक कोष्ठका की। देखो ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर सरल या आधे एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो भी यही रहेगा। एकक कोष्ठका की तो हम निकाल रहे हैं, या फिर सरल या आध घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात करिए, तो भी यही रहेगा। एकक कोष्ठका का जो संकुलन क्षमता है वही सारे क्रिस्टल का होगा। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरा टाइप ले लेते हैं। कौन सा? काय केंद्रित एकक कोष्ठका। काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता। तो मानना तो वही पड़ेगा। प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? ए, और प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। क्या हो गया? ए बी, यहाँ से करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अच्छा जी। इसमें क्या होता है? अवयवी कण कहाँ पर स्थित होते हैं? प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ एक अवयवी कण कहाँ होता है? एकक कोष्ठका के केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, अब मैं सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ, इस वाले जो कॉर्नर से एक तिर्यक विकर्ण डाल रहा हूँ। किस पर? एफ बिंदु पर। इस पर डाल रहा हूँ एफ बिंदु पर। एक विकर्ण डाला मैंने एफ से डी पर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आमने सामने वाले कोने हैं, इन पर गोलों को शो करूँगा, अवयवी कणों को। एक तो इस कोने का अवयवी कण और एक इस कोने का अवयवी कण। एक क्या है? इसके केंद्र में है, एक गोला इसके केंद्र में है। एक तो केंद्र में हो गया, एक इस कोने का हो गया और एक इस कोने का हो गया। ठीक है, 3 गोलों को शो करा केवल मैंने। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या करेंगे। प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। यहाँ से यहाँ तक आर, ये दूरी क्या होगी? 2r, और ये दूरी क्या होगी? r। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं मान रहा हूँ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ में या ई एफ डी में, त्रिभुज ई एफ डी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिरछा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से है ये एफ ई और डी। तो ये इसका क्या हुआ? विकर्ण। क्या हुआ? विकर्ण। त्रिभुज ई, तो ऐसे लिखो, डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रही है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या हुआ इसमें? कर्ण एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ई एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है? भुजाग, प्रत्येक किनारे की लंबाई ए, ये भी क्या है? किनारे की लंबाई ए। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये भी ए है, ये भी ए है,
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं समीकरण इस पर, त्रिभुज इस पर, त्रिभुज ए एफ डी में, त्रिभुज ए एफ डी में या फिर ए डी एफ में, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर त्रिभुज ए डी एफ में, यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर, समीकरण 1 से क्या आ रहा है, 2a²। लिखने जाओ समीकरण 1 से, ये तो हो गया क्या, 2a² और ए डी स्क्वायर, ए डी आपकी ये रही, ए डी ये क्या है, भुजा की लंबाई कितनी मानी हमने, ए, कितनी मानी, ए, ये a²। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3a²। अब यहाँ पर आ जाइए ए एफ स्क्वायर में, ये दूरी है आपकी ए एफ टोटल, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इस गोले की त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस गोले की त्रिज्या r, ये r और ये r में डायरेक्ट टोटल लिख दिया है 2r। कुल कितना हो रहा है, ये 4r, क्योंकि ए एफ इज इक्वल्स टू क्या है, 4r। तो क्या होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a²। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 4r इक्वल्स टू क्या होगा, √3 और a² से a² कट गया, बचा a। हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, a और r के बीच में। a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल्स टू 4r/√3, कितना आ जाएगा, 4r/√3। a का मान आ गया हमारे पास, क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सूत्र पर आ जाइए। सूत्र क्या कह रहा है, संकुलन क्षमता का क्या चाहिए, एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन। गोलों का आयतन तो तभी निकालेंगे जब गोलों की संख्या ज्ञात होगी। गोलों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि काय केंद्रित एकक कोष्ठका में कुल गोलों की संख्या कितनी होती है, निकालो, 1/8 गुणा में 8, ये तो किसके हो गए, 8 कोनों के। एक होता है इसके केंद्र में, कितना हो गया, 2। कितने होते हैं, 2 गोले होते हैं। एक गोले का आयतन क्या होता है, इसको हटा दो। एक गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3πr3। और हमारे पास गोले कितने, 2, तो 2 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गोलों का आयतन बराबर, वो यहाँ पर डायरेक्ट 2 का गुणा कर दो, 2 गुणा में 4/3πr3। तो गोलों का आयतन आ गया हमारे पास, 2 गोले हैं और दोनों गोलों का आयतन आ गया। अब कौन सी टर्म बची, एकक कोष्ठका का आयतन। एकक कोष्ठका में क्या होती है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, a है, तो इसका आयतन क्या होगा, a⁻3। एकक कोष्ठका का आयतन बराबर क्या है, a⁻3। और a बराबर क्या निकाला था हमने, 4r/√3, 4r/√3 की पावर 3। ठीक है, अब सूत्र में मान रख दीजिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, संकुलन क्षमता, कुल गोलों का आयतन कितना है, 4 दूनी 8/3πr3, 8/3πr3। एकक कोष्ठका का कुल आयतन कितना है, 4r/√3 की पावर 3, तो 4r/√3
√3 की पावर 3 गुणा में 100। मान रखते जाइए यहाँ पर 8 पाई r³ बटा में 3 गुणा में 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 चौके 64, r की पावर 3 √3। अब √3 को क्या करें, ऊपर पहुंचा दें, बटा में है √3 गुणा √3 गुणा √3, दो √3 के गुणा से क्या आएगा 3 और बचा क्या √3, ऊपर पहुंच गया 3 गुणा √3 और गुणा में क्या होता है 100। काट पीट गुणा भाग जोड़ घटा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। कितना होता है, काय केंद्रित एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता 68%। कितनी 68% होती है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। गलत भी आ रहा है थोड़ा बहुत काट फाट कर दीजिए, और गलत भी आ रहा है तो वो कितना लिखना है 68% रखना है इसकी संकुलन क्षमता। ठीक है, तो काय केंद्रित एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता कितनी हो गई 68%। और चलिए स्टूडेंट, अब तीसरे प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की एकक कोष्ठका में और चलिए स्टूडेंट, अब तीसरे प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में उनकी संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो पहली हमने कर ली सरल क्रिस्टल तंत्र की, सरल घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात करी थी। इसकी निकली थी कितनी 52.4%। उसके बाद में काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात की थी, इसकी ज्ञात हुई थी 68%, 68%। और अब लास्ट में बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता, इसकी की FCC क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता। पेपर में या तो पूछ लेगा भाई फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, या फिर पूछा जाएगा आपसे कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमारे पास में फलक केंद्रित एकक कोष्ठका है, तो इसमें क्या होगा, अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ में एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होगा। अपनी सुविधा के लिए हम सभी फलकों के अवयवी कणों को ना दर्शाकर केवल एक फलक के अवयवी कण को दर्शाएंगे और दो कोनों के अवयवी कण को हम दर्शाएंगे अपनी सुविधा के लिए। तो पहले तो मैंने इस AC विकर्ण को मिला दिया, ये इस फलक का गोला, इस कोने का गोला, और ये इस कोने का गोला। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है संकुलन क्षमता का, पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र होता है एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन। कुल गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठका का आयतन गुणा 100 गुणा 100।
ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या क्या करना है, एका कोष्ठका का आयतन ज्ञात करने के लिए ए का मान निकालना होगा, और कुल गोलों का आयतन निकालने के लिए कुल गोलों की संख्या ज्ञात करके एक गोले के आयतन से गुणा कर देना होगा। ठीक है, माना यहाँ पर देखिए हम क्या मान रहे हैं कि जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है फलक केंद्रित, इसमें प्रत्येक किनारे की लंबाई ए है। माना घनीय FCC क्रिस्टल तंत्र में प्रत्येक किनारे या मतलब भुजा की लंबाई ए है, तथा ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक गोले की त्रिज्या आर है। प्रत्येक किनारे की लंबाई, ये जो लंबाइयाँ हैं ये सारी, ये कितनी है ए, और ये जो गोला है ये वाला गोला, इसकी त्रिज्या आर, इसकी आर, और ये 2r हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए ABC से, या फिर ऐसे कर लो समकोण त्रिभुज ABC से, कोई सा भी मान लें। ठीक है, त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB, भुजा की लंबाई है, कितना माना है इसका मान हमने ए स्क्वायर। BC ये भी भुजा की लंबाई है, कितना माना है भुजा की लंबाई को हमने ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब AC स्क्वायर क्या हुआ, 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान क्या होगा, 2A स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, AC इक्वल्स टू वर्गमूल, इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 और a। लेकिन चित्र से क्या स्पष्ट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ज़्यादा हो गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इस गोले की त्रिज्या r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस गोले की त्रिज्या r, और ये क्या है, ये r और ये r। कुल मिलाकर AC का मान कितना हो रहा है, 4 टाइम्स r। ये हो जाएगा, चित्र से स्पष्ट होता है क्या, AC इक्वल्स टू 4r। AC का मान कितना आ गया, 4r। तो इसमें रखिए समीकरण में क्या होगा, AC की जगह पर 4r, 4r इक्वल्स टू √2a। हमें किसका मान चाहिए, a का। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2। a का मान कितना आ जाएगा, 4r अपॉन √2। चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, √2 नीचे है, √2 को नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर दें, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4r अपॉन √2 गुणा √2 भाग √2। इसमें क्या होगा, देखिए √2 क्या हो जाएगा, 2। a इक्वल्स टू 4r गुणा में √2 अपॉन 2। 2 से 4 कट जाएगा कितने बार, 2 बार, तो क्या बचा 2√2r। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2√2r। a का मान आ गया। ठीक है, a का मान आ गया, तो क्या हम एका कोष्ठका का आयतन नहीं निकाल सकते। क्या होता है एका कोष्ठका का आयतन,
एकक कोष्ठका का आयतन बराबर a की पावर 3। भुजा की घात 3 होता है, घनीय आकृति है, घन का आयतन यही होता है। क्या होगा? अतः एकक कोष्ठका का आयतन बराबर a की घात 3। कितना आया? 2√2 r की पावर 3। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका आयतन निकाल लिया हमने, एकक कोष्ठका का आयतन। अब क्या बचा? कुल गोलों का आयतन। क्योंकि पहले गोलों की संख्या निकाल लेते हैं। यह कैसी आकृति एकक कोष्ठका है? फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में क्या होगा? 1/8 गुणा 8 प्लस ये तो किसके हो गए? 1/8 गुणा 8। प्रत्येक कोने पर गोले का कितना भाग होता है? 1/8। 8 का गुणा क्यों किया? क्योंकि गोलों की संख्या कितनी है? 8। अच्छा, ये तो गोलों का हो गया। और क्या होता है? प्रत्येक फलक पर होता है। और फलक का गोला जो होता है कितनी एकक कोष्ठकाओं द्वारा साजित होता है? 2 एकक कोष्ठकाओं द्वारा। प्रत्येक एकक कोष्ठका के फलक पर गोले का भाग होता है 1/2। 2 एकक कोष्ठकाओं में साजित होता है 1/2। ये फलक के लिए है। गुणा कितने फलक होते हैं? 6। काटो 1 + 3 = 4। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में गोलों की संख्या होती है 4। ठीक है। FCC लिख रहा हूँ डायरेक्ट। FCC में गोलों की संख्या बराबर कितनी? 4। क्योंकि गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 πr3। हमारे पास गोले कितने? 4। इसलिए 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 πr3। गोलों का आयतन आ गया। अब क्या करना है? सूत्र में मान रखना है दोनों का। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर एकक कोष्ठका में कुल गोलों का आयतन ही हो गया 4 × 16/3 πr3। 16/3 πr3 बटा एकक कोष्ठका का कुल आयतन कितना है? 2√2 r की पावर 3। 2√2 r की पावर 3 गुणा 100 गुणा 100। अब इसको काटिए। पैकिंग एफिशिएंसी 16 गुणा पाई r की 3 नीचे आ जाएगा गुणा 2 की पावर 3 कितना? 8 गुणा √2 की पावर क्या होगा? √2 गुणा √2 गुणा √2। ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा √2 क्या हो जाएगा? 2√2 और r की पावर 3 गुणा 100। r³ से r³ कट जाएगा। 8 दूनी 16 से 16 कट जाएगा। 3 बचा, ऊपर पाई बचा। 22/7 लिख दो। यहाँ पर काटेंगे इसको, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आता है 74%। कितना आता है? 74%। तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठका होती है, HCP भी इसमें शामिल कर सकते हैं हम। FCC है फलक केंद्रित एक, यहाँ पर FCC निविड़ संकुलन नहीं है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता कितनी हुई? 74%। कहने का मतलब ये हुआ, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में गोलों के द्वारा एकक कोष्ठका का 74% भाग घेर लिया जाता है। बाकी का बचा 26% भाग रिक्तिका के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसकी भी संकुलन क्षमता 100% नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम होती है। इससे अधिक संकुलन क्षमता किसी भी प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में नहीं होती। ठीक है, ये हो गई। अब एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसके लिए हमने डायग्राम बनाया फलक केंद्रित का। डायग्राम में हमने केवल 3 गोलों को शो करा है। यहाँ पर
दो तो किनारों कोनों के गोलों को और एक इसके फलक के गोले को, बाकी को नहीं माना। प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी मानी हमने? ए। भुजा की लंबाई कितनी मानी? ए। और ये जो गोले हैं इनकी त्रिज्या कितनी मानी है? आर। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया ए सी। ए बी भुजा की लंबाई, बी सी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई हमने ए मानी है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। रही बात ए सी स्क्वायर की, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, 2 पर वर्गमूल चढ़ गया, ए स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब चित्र से यहाँ पर देखिए, इस पूरी लंबाई को देखिए 4 भागों में बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक इस गोले की त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ तक इस गोले की त्रिज्या r। ये दूरी क्या है? गोले का व्यास। तो गोले का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। 2r नहीं हो जाएगी तो ये 2r हो गई, 4r हो जाएगी टोटल। ए सी बराबर 4r, इसमें रखा हमने 4r इक्वल्स टू √2a। एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 4r में √2 का भाग दे दिया। √2 को हम नीचे नहीं रख रहे, √2 की वैल्यू को हटाने के लिए क्या करा? ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दिया हमने। तो √2 का गुणा करेंगे तो ये √2 क्या हो जाएगा? 2, और 2 √2 है इसमें, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 √2r। ये आ गई भुजा की लंबाई ए। भुजा का मान हमारे पास आ चुका है तो हम आयतन निकालेंगे भुजा की घात 3, क्योंकि घनीय क्रिस्टल तंत्र है ये। घनीय क्रिस्टल तंत्र का आयतन होता है भुजा की घात 3, √ चढ़ा दी, यह आयतन आ गया। अब इसकी बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में गोलों की संख्या कितनी होती है? पहले निकाल चुके हैं इनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में। कितनी होती है? 4। ठीक है, 4। एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। तो 4 गोलों का कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुल गोलों का आयतन आ गया। एका कोष्ठका का आयतन आ गया, मान रख दिया। काटपीट गुणा भाग जोड़ घटाव आप लोग सभी जानते ही हैं। कितना आ जाएगा? 74%। अब ये जो एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता है वही संकुलन क्षमता पूरे क्रिस्टल तंत्र की होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे भाई बताइए फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र की संकुलन क्षमता कितनी होती है? गुरुजी ने तो निकलवाया था हमें एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता, पेपर में पूछा है क्रिस्टल तंत्र की। तो जो संकुलन क्षमता एकक कोष्ठका की होती है वही संकुलन क्षमता पूरे क्रिस्टल तंत्र की होगी। समझ रहे हैं? 74%।